नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाला महाकुंभ कई मामलों में अलग होगा। जी हां, यूपी के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ पर सबकी निगाहें हैं। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयागराज महाकुंभ दौरे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है, हिंदू संस्कृति विश्व की सृजनात्मक चेतना का आधार है। सशक्त हिंदू अर्थव्यवस्था में विश्व कल्याण की भावना, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की सिद्धि के लिए हिंदू अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारा संकल्प और कर्तव्य है। वैसे भी इस बार का महाकुंभ अद्भुत होगा। करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने की उम्मीद जताई जा रही है। सनातन योगी सरकार का पूरा फोकस महाकुंभ पर है। इसके लिए 700 रोडवेज बसें, 20,000 प्राइवेट वाहन और 250 विमान सेवाओं का इंतजाम भी किया गया। यकीनन 40 करोड़ श्रद्धालुओं का जन समूह हिंदुओं की आर्थिक मजबूती का आधार बनेगा। तो महाकुंभ इस बार दिव्य और भव्य होने जा रहा है। महाकुंभ पर सबकी निगाहें टिकी है और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो लगातार 15 दिन के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी पहुंचे थे, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, साधु संतों से मुलाकात की थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी कल प्रयागराज पहुंचे थे, प्रयागराज को सौगात भी दी, साधु संतों से आशीर्वाद भी लिया, गंगा पूजन किया और कुंभ कलश की स्थापना भी की। तो महाकुंभ की तैयारियों का महाजायजा भी लिया जा रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब अंतिम चरण की कुछ तैयारियों को लेकर तमाम दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, महाकुंभ की महा तैयारियां तेज है और ऐसे में इस पूरी तैयारियों का जायजा मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। हाँ, बेशक श्रुति, जिस तरह से महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं उससे एकदम स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में आस्था का जनसैलाब उमड़ने वाला है। जो उम्मीद है कि महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष जो है वो एक बड़ी चुनौती है एक सफल आयोजन की। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और एक साफ संदेश दिया है उन्होंने कि मजबूत बनेगा हिंदू अर्थतंत्र। हिंदुओं की बात कही है मुख्यमंत्री ने। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो गवर्नर हैं वो पहुंचे थे कल। उसके बाद ये पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट लिखा है कि हिंदू संस्कृति विश्व की सृजनात्मक चेतना का आधार है। सशक्त हिंदू अर्थव्यवस्था में विश्व कल्याण की भावना है। स्पष्ट है मुख्यमंत्री के इससे, इस पोस्ट से कि उत्तर प्रदेश में वो मजबूत हिंदू अर्थतंत्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह से अयोध्या में काया पलट हुआ है, जिस तरह से आर्थिक संपन्नता देखने को मिल रही है, कुछ वैसा ही नजारा महाकुंभ में देखने को मिलेगा। बिल्कुल अनिल जी, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये मंत्र है और हिंदुओं को साधने के साथ साथ हिंदुओं को सशक्त करने का भी ये निर्देश, आदेश या फिर संदेश जो भी समझिए। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की बात करते हैं, उपचुनाव की बात करें तो मुसलमानों का भी साथ मिलता हुआ अनिल जी नजर आया है। लेकिन महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ को लेकर महा तैयारियां तेज है। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस बार महाकुंभ में आएंगे और गंगा में स्नान करते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है परिवहन विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा? देखिए, बड़ी व्यापक पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। रोडवेज की तरफ से 700 बसें लगाई गई हैं और चारों तरफ, क्योंकि महाकुंभ का जो परिसर है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, उसको एक अस्थायी जनपद के रूप में मान्यता जो है योगी सरकार ने दी है। साथ में सड़क, रेल और हवाई यातायात
सुगम व्यवस्था की गई है। सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से, संरक्षण की दृष्टि से और आस्था और भावनाओं को देखते हुए चारों तरफ काम ही काम चल रहा है। पर डे मॉनिटरिंग की जा रही है सरकार की तरफ से और वहां पर बड़ी संख्या में कामगार, मजदूर, अधिकारी, पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। चारों तरफ इंतजाम ही इंतजाम की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। इसके अलावा कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं के लिए टेंट बनाए गए हैं। करीब 7 लाख श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है वहाँ पे। साथ ही देश विदेश से आने वाले जो मेहमान हैं उनके लिए भी ठहरने का उत्तम प्रबंध किया जा रहा है। बिल्कुल, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर दिन पहुंचेंगे संगम नगरी। ऐसे में तमाम तैयारियां की गई है प्रयागराज में, संगम नगरी में। साथ ही साथ क्योंकि अनिल जी, जो संदेश आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया उसमें खास बात ये लिखी है कि श्रद्धालुओं का जो जन समूह है वो हिंदुओं की आर्थिक मजबूती का आधार बनेगा। इस संदेश को किस तरीके से लिया जाए और कैसे समझा जाए? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकदम स्पष्ट किया है कि सशक्त हिंदू अर्थव्यवस्था में ही विश्व कल्याण की भावना है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की सिद्धि के लिए हिंदू अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सीएम योगी का संकल्प और कर्तव्य है। कुछ इस भावना के साथ उन्होंने पोस्ट किया है और इसको देखते हुए युद्ध स्तर पे जो तैयारियां महाकुंभ को लेकर के की जा रही हैं उसमें करीब 250 विमान सेवाओं का भी इंतजाम किया गया है। 20,000 प्राइवेट वाहन भी लोगों की, युद्ध स्तर पर अनिल जी ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। महाकुंभ की महा तैयारियां हैं और उसकी मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो महाकुंभ की मोदी और योगी समीक्षा कर रहे हैं और इसको लेकर अब संदेश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किया। खबरों बढ़ते आगे। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में बीच बाजार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चाट के ठेले पर पहुंचकर रमेश नाम के एक व्यक्ति ने बीच बाजार राजू चाट वाले को गोली मारी है। वही गोली मारकर रमेश मौके से फरार बताया जा रहा है। हत्या की वारदात से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। आरोपी की जांच में जुटी हुई है पुलिस प्रशासन। एडीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया है कि सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। बहुत जल्द रमेश की गिरफ्तारी भी होगी। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमान जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमान, क्या कुछ है ये पूरा मामला और आखिरकार क्यों इस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया? जी, आपको बता दें, ये घटना थाना ठाकुरगंज की बताई जा रही है। देर रात ये घटना को अंजाम दिया गया और ये राजेश नामक व्यक्ति था जो वहाँ पे चाट का ठेला लगाता था, जो थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में एक सीरम नामक स्कूल है वहाँ पे ये पिछले 10-15 सालों से राजेश वहाँ पे चाट का ठेला लगा रहा था, जिसको लेके बताया जा रहा है कि पहले से भी काफी टाइम से विवाद चल रहा था। ये कालिया यादव नामक व्यक्ति जो कि वहाँ पे थोड़ी ही दूर पे वहाँ पे ये भी कबाब पराठे का ठेला लगाता था और इसका विवाद काफी टाइम से चल रहा था। ये उसी क्षेत्र का रहने वाला है, यहाँ का मृतक राजेश था। तो बताया जा रहा है कि गोली मारने से 10-15 मिनट पहले इसकी राजेश गौतम से बहस हो रही थी किसी बात को लेके। उसके बाद जब इसने उससे गोली मारी तो क्षेत्र में हड़कंप मच गई। क्षेत्र में हड़कंप मचने के बाद जो स्थानीय लोग हैं वो सब इकट्ठा होने लगे। वहीं गोली लगने के बाद राजेश गौतम वहीं जमीन पर गिर गए और कालिया यादव गोली मारने के बाद फरार हो गया, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को मिली। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद वो सारी चीजें वहाँ पे एग्जिट करने लगती है और वही खंगालना शुरू करते हैं। तो जब जानकारी उनको मिलती है तो कालिया यादव ने गोली मारी है, लेकिन फिलहाल कालिया यादव गोली मारने के बाद मौके से फरार हो जाता है। तो वही जो घायल राजेश गौतम है उनको पुलिस लेके उपचार के लिए ट्रामा सेंटर भेजती है। वही ट्रामा सेंटर पे जो डॉक्टर उनको चेक करते हैं तो पता चलता है
कि उनकी मृत्यु हो गई। तो वहीं राजेश गौतम को मृत घोषित करने के बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं जो एडीसीपी श्रीवास्तव है, जो एडीसीपी वेस्ट है, उनका साफ तौर से कहना है कि पुलिस की टीमों का गठन कर दिया गया उसकी गिरफ्तारी के लिए, और जो क्षेत्र में सीसीटीवी है उसको भी खंगाले आ रहे। बहुत जल्द कालिया यादव की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। यानी कि जो हत्या का आरोपी है उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब सामने आ गए है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे हुए और साथ ही साथ क्या सीसीटीवी फुटेज वहां पर मौजूद है जिसे पुलिस प्रशासन खंगाल रही है, जिसे देखने के बाद इस पूरे मामले में प्रशासन को कुछ मदद मिल सके? जी देखिए, जो आसपास सीसीटीवी है उसको पुलिस पूरी तरह से खंगाल रही है और जानकारी भी इकट्ठा कर रही है कि कहाँ पे जहाँ पे जो घटना हुई है उस घटना में किस तरह से उसको गोली मारी गई, क्या हुआ। क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का जो कहना था वहाँ पे कि ये ठेला जो लगता है उसको लेके विवाद है, और जिस जमीन पर लगा था वो भी है तो कहीं ना कहीं विवादित जमीन थी, जिसको लेके पहले भी पूर्व में भी कई बार आपसी लोग देखने को सामने आई है। लेकिन जो ये विवाद हुआ था वो बताया जा रहा है कि 10 से 15 मिनट पहले जो कालिया यादव था ये मौके पर पहुंचता है और राजेश गौतम से कुछ बहस होती है, जिसके बाद वो उसको गोली मार देता है और गोली मारने के बाद राजेश गौतम जमीन पर गिर जाता है। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन पुलिस कर रही है और बताया जा रहा है कि बिल्कुल ऐसे में प्रशासन की तरफ से लगातार छानबीन की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज की भी मदद ली जा रही है। ये पूरा मामला पहले से ही विवादों में था और विवाद के बीच अब एक युवक ने राजू चाट वाले को गोली मार दी है जिसमें उसकी मौत हो गई। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बीच बाजार युवक की हत्या कर दी गई है। तो अब खबरों बढ़ते आगे। जिला प्रशासन और विद्युत विभाग की संयुक्त मुहिम से संभल तहसील में बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने दावा किया है कि मार्च 2025 तक तहसील क्षेत्र को 100% बिजली चोरी मुक्त करा दिया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत विगत यानी कि बीते 3 महीनों में बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाकर 1221 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बचत का आकलन भी किया गया है। चेकिंग के दौरान प्रशासन ने ओवरलोड को कम करने के साथ करीब 40 एम्पियर बिजली की खपत भी बचाई है। जिला प्रशासन ने तहसील क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं को चेतावनी भी दी है कि बिजली चोरी करते पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पोसिया ने चेकिंग अभियान चलाकर एक मस्जिद में बिजली चोरी पकड़ी है। लगभग 59 पंखे, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन और लगभग 25 से 30 लाइट पॉइंट्स थे और मीटर बंद पाया गया। एसपी के विश्नोई ने कहा है करीब 2 महीने पहले बिजली विभाग ने जिलाधिकारी से टिमरदास सराय, दीपा सराय, तुलसीपुर, इलाहा, हिंदूपुरा, खेड़ा जैसे कुछ इलाकों के बारे में अनुरोध किया था जहां बिजली विभाग के अधिकारी नहीं जा पाते और वहां बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट की भी घटनाएं हो चुकी है। उनके साथ 2 प्लाटून पुलिस तैनात भी की गई। आज सुबह 5 बजे हम लाउड स्पीकर के लिए आए थे कि कहीं ध्वनि प्रदूषण तो नहीं हो रहा है क्या, जो भी रिलीजियस प्लेस है उनके ऊपर, क्योंकि बड़ी मात्रा में ऐसा भी पाया गया है। बहुत सारे हमने बंद भी करवाए हैं और कल एक गिरफ्तारी भी हुई है इसके क्रम में। तो इसी क्रम में जब देखा तो बहुत सारी कटिया लगी हुई थी और एक तरह से कहेंगे कि 250 से 300 घरों में बिजली चोरी और घरों में जो यहाँ पे मस्जिद हैं, मदरसे हैं, उनमें भी हमने बिजली चोरी पकड़ी। ये एक छत है, यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हैं। इसी के ऊपर लगभग 100 से 150 घरों को सप्लाई हो रही थी और पूरी छत को एक अवैध बिजली घर का रूप दिया गया था, तो उसी को हमने पकड़ा। इसके अतिरिक्त जितना भी रास्ते में कटिया लगी हुई थी सबको हमने अभी FIR भी कराएंगे, वसूली भी होगी और प्रॉपर उसका एस्टीमेट बनाया जाएगा और कार्रवाई। बिल्कुल कुछ मस्जिदों के ऊपर मिला है, उन पे कार्रवाई होगी। हमने लगभग 150 से 200 घर और उनके बीच में आने वाली जो 5-6 मस्जिद थी उनको देखा। लगातार जारी रहेगी जब तक संभल को बिजली चोरी से 100% मुक्त नहीं करेंगे, तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, कोई भी किसी के घर अपने आप नहीं चढ़ता है, तो हम जांच करेंगे और जो 100-150 घरों में एक साथ एक छत से चोरी की बिजली पकड़ी है तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। आज सुबह 5 बजे से ही संभल में हम लोगों के द्वारा जितने भी ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, चाहे वो मंदिर पे हो, चाहे मस्जिद पे हो या किसी भी अन्य धार्मिक स्थल पे हो, उन सब की चेकिंग की जा रही है। उसी चेकिंग के दौरान यहाँ पे कुछ जगहों पे
बिजली के अवैध कनेक्शन सीधे खंबे से लेकर उस पे ट्रांसमिशन किया जा रहा है, पूरे मोहल्ले को फर्जी बिजली दी जा रही है। इस तरीके की बातें संज्ञान में आने पर बिजली विभाग की कई सारी टीमें बनवाई गई, उन सबको सुरक्षा मुहैया करवाई गई और उस सुरक्षा के उसमें दायरे में लोगों के द्वारा चेकिंग की गई है। तो करीबन 100 से ज्यादा अवैध कनेक्शन है आज सुबह की 3 घंटे की इस कार्रवाई में बिजली विभाग को मिले हैं। इनके द्वारा उन सब में अभियोग भी पंजीकृत करवाया जाएगा और जो करोड़ों रुपए की जो बिजली चोरी जो यहाँ पे चल रही है उस सब पे रोकथाम लगाने के लिए बिजली विभाग है कार्यरत। अभी ये जो छंगमल की कोठी है, लदानिया मस्जिद है और इन सब के आसपास के क्षेत्र में नकासा में और अजमतुल उलूम जो मदरसा है उसके आसपास। तो वही संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली चोरी की जांच के दौरान खुलासा हुआ है, संभल जांच के दौरान मंदिर मिला है। पुलिस ने सुरक्षा में मंदिर खुलवाया है, शिव हनुमान मंदिर खुलवाया गया है। 46 साल के बाद ये मंदिर खोला गया है। बिजली चोरी की जांच के दौरान पुलिस प्रशासन के दौरान ये खुलासा हुआ है। संभल जांच के दौरान मंदिर पाया गया, पुलिस ने इस मंदिर को खुलाया है। 46 साल के बाद इस मंदिर का पट खुला। शिव और हनुमान मंदिर है ये, जिसे पुलिस प्रशासन के द्वारा खोला गया है। बिजली चोरी को लेकर कार्रवाई करने मुस्लिम बहुल इलाके में पुलिस प्रशासन पहुंची थी, जहां पर मंदिर पाया गया है जो कि 46 साल से बंद था। शिव हनुमान मंदिर को पुलिस प्रशासन के द्वारा खोला गया है। इस मंदिर में कई मूर्तियां स्थापित है। तो बिजली चोरी की जांच के दौरान ये खुलासा हुआ है, पुलिस प्रशासन ने ये खुलासा किया है। 46 साल से बंद एक मंदिर को खुलाया गया है, पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश सिंह संभल से ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन के द्वारा ये अहम खुलासा किया गया है। संभल में मस्जिद सर्वे को लेकर एक तरफ बवाल है, वहीं मुस्लिम बहुल इलाके में 46 साल से बंद एक मंदिर को पुलिस प्रशासन के द्वारा खुलवाया गया है। मुस्लिम बहुल इलाके में ये मंदिर मौजूद है जो कि 46 साल से बंद था और 46 साल बाद आज पुलिस प्रशासन ने इस मंदिर को खुलवाया है। साथ ही साथ अभी वहां पर जांच भी की जा रही है, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाते हुए वहां पर मंदिर को खोला है। शिव हनुमान मंदिर को खुलवाया गया है। 46 साल से ये मंदिर बंद था, मुस्लिम बहुल इलाके में ये मंदिर मौजूद है। तो संभल जनपद में बिजली चोरी को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्लिम बहुल इलाके में कार्रवाई करने के लिए गई थी, तब पुलिस प्रशासन ने ये खुलासा किया है। अब 46 साल से बंद मंदिर के कपाट को पुलिस प्रशासन के द्वारा खुलवाया गया है। साथ ही साथ वहां पर सफाई भी की गई है और पुलिस प्रशासन अभी वहां पर मौजूद है। तमाम सुरक्षा की व्यवस्था किए गए हैं। आसपास के इलाकों में संवेदनशील इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश सिंह लगातार बने हुए हैं। सतीश, क्या कुछ है ये पूरा मामला? अहम खुलासा पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है। 46 साल से ये मंदिर बंद था, इस मंदिर में क्या कुछ मौजूद? देखिए, हम आपको बताना 46 साल के बाद में भगवान शिव मंदिर और यहाँ पर GM और SP खुलने खुलासा किया है और यहाँ पर जो है बताया जा रहा है 46 साल पुराना जो वहाँ बंदी कर दिया गया था मंदिर के लिए और वहाँ पर जो है कुआ के लिए काट दिया गया था। ये पीपल का पेड़ था वहाँ पर, तो पीपल के पेड़ को भी वहाँ से काट दिया गया है। जब वहाँ पर जो है सुबह टीम पहुंची थी और वहाँ टीम गई थी कि जो मस्जिद और मंदिर हैं उन पर जो कर हैं उन्होंने आदेश था, कोर्ट का आदेश था कि वहाँ पर बंद कराया जाए, लेकिन पुलिस को और अधिकारी को नए खुलासे मिल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर गए तो सुबह बिजली चेकिंग करने गए तो बिजली चेकिंग टीम ने पकड़ा तो मस्जिदों के आसपास 2 घरों में बिजली और चोरी चल रही है। तो उसी के दौरान जानकारी मिली कि एक कुआ है वहाँ पर मंदिर है 46 साल पुराना, वो जो है बंद कर दिया गया था। तो आज जो है GM और SP ने वहाँ पर खुलवाने के बाद में और वहाँ जाँच की जा रही है कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे बंद है और जो मंदिर है वो काफ़ी पुराना है। वहाँ पर मौजूद है, चप्पे का पुलिस मौजूद है वहाँ पर और जो मंदिर है वो काफ़ी पुराना है, हनुमान का और शिव मंदिर है। बिल्कुल, ऐसे में पुलिस ने वहाँ पर क्या कुछ इंतजाम किए हैं, क्योंकि संभल लगातार वो इलाका बना हुआ है, वो जिला बना हुआ है जहाँ पर पुलिस प्रशासन की सख्ती है। बेहद संवेदनशील ये जिला अभी
के वर्तमान माहौल में। ऐसे में अब ये 46 साल बाद इस मंदिर को खुलवाया गया है। पुलिस प्रशासन वहां पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए पुलिस प्रशासन के द्वारा? देखिए से बात की जाए सारी गाँव मस्जिद को लेकर जो विवाद चला था 24 तारीख को लेकर, लेकिन पुलिस प्रशासन चौकसी बनी हुई है। वहाँ पर सर्टिफिकेट से निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे वहाँ लगा दिए गए। और बात की जाए तो ड्रोन द्वारा कैमरों से निगरानी की जा रही है कि आसपास इलाकों में पुलिस तैनात कर दी गई है। हर चौक जो चौराहे पुलिस तैनात है और वहाँ पर जो दिखे तक इस तरह से यहाँ पे मंदिर का खुलासा हुआ है। 46 साल पुराना मंदिर तभी खुलवाने के बाद में ये बताया गया है कि वहाँ पे हिंदू ने पहले 40 साल पहले पलायन कर दिया गया था। तो वहाँ पर कब्जा करने के बाद में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की गई है। और वहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि कुआ है वो पाट दिया गया है, उसकी भी खुदाई कुछ समय बाद चालू हो जाएगी, क्योंकि जो देखा जाए कुआ कितना पुराना था और कुआ में क्या क्या चीज है। जिस तरह से शिव मंदिर में वहाँ पर देखा गया शिव मंदिर पुराना मंदिर था, वहाँ पे बहुत दूर जमीन हुई थी, तो उसे साफ कराया जा रहा है। उसके जो पीपल ये भी बताया वहाँ के लोगों ने बताया कि वहाँ पर जो एक पीपल का पेड़ था वो काट दिया गया है। यानी कि पीपल के पेड़ को भी काट दिया गया। 1978 में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। जब पलायन हुआ, हिंदू लोगों ने जब पलायन करना शुरू किया, उसके बाद से मुस्लिम समुदाय का यहाँ पर कब्जा होने लगा। मुस्लिम बहुल इलाका है जहां पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचती है बिजली विभाग को लेकर, बिजली चोरी को लेकर। और उसके बाद ये खुलासा होता है, मंदिर का पट खुलवाया जाता है। 46 साल बाद इस मंदिर का पट खुलवाया गया है। बहुत शुक्रिया सतीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं सुल्तानपुर के जयसिंहपुर तहसील के एसडीएम संतोष कुमार ओझा को शासन ने सस्पेंड कर दिया है। 2 दिसंबर को उनके कोर्ट के पेशकर समरजीत पाल को अयोध्या की एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इस घटना के बाद शासन ने एसडीएम पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इससे पहले पेशकार को निलंबित किया जा चुका है। गोसाईगंज के माधवपुर छतौना निवासी समरजीत पाल है, जो जयसिंहपुर एसडीएम कोर्ट में पेशकार थे। उनको 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेश श्रीवास्तव सुल्तानपुर से जुड़ चुके हैं। शैलेश, क्या कुछ है ये पूरा मामला और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए श्रुति, निश्चित तौर पे ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है करप्शन के खिलाफ। आपको बता दें सुल्तानपुर के पारसपट्टी गांव मुदगरपुर के रहने वाले मुहर्रम ने शिकायत दर्ज की थी कि उनसे 5,000 रुपए घूस मांगा जा रहा है। ये मामला 2 भाइयों के बंटवारे का है और पैतृक संपत्ति है, जहां पर 2 भाई बंटवारा कर रहे थे। उनके चाचा जो कि बिना बंटवारे के ही निर्माण कराने लगे थे, उससे आहत होकर भतीजे ने जो है कोर्ट में एक याचिका दी थी। लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए एसडीएम के पेशकार समरजीत ने उनसे 25,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसमें 5,000 रुपए टोकन मनी के तौर पे मांगा था, जिससे आहत होकर मुहर्रम अली ने अयोध्या कोर्ट में एंटी करप्शन कार्यालय जाके अर्जी भी दी। उसके बाद 2 दिसंबर को जाल बिछाया गया, जहां पर एसडीएम का पेशकार समरजीत रंगे हाथों 5,000 रुपए के साथ पकड़ा गया और वो इस समय निलंबित चल रहा है। जी, यानी कि पेशकार को तो पहले निलंबित किया गया, अब एसडीएम पर भी गाज गिर गई है। किस आधार पर उन पर एक्शन लिया गया है, क्या कुछ सबूत मिले? निश्चित तौर पे इसकी खबर दूर तक गई और मैं आपको बता दूं कि उसकी जांच पूरी की गई और जांच के आधार पे उसका पहली बात तो गोसाईगंज थाने में समरजीत के खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें उसने कबूल भी किया कि एसडीएम के कहने पे ही उसने इस पैसे की मांग की, जिसकी जांच शासन ने करवाई और योगी जी ने भी इसका संज्ञान लेते हुए इसकी पूर्णतः जांच करवाई, जिसमें संतोष कुमार ओझा एसडीएम जयसिंहपुर दोषी पाए गए और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति एक बार फिर से योगी सरकार में देखने को मिली है और एसडीएम पर ये गाज भी गिरा, उन्हें हटा दिया गया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका इन तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।